स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, जहाँ पर अपन जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, और साथ में कैसे प्लांट्स में किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन ना होने के बाद भी कैसे प्लांट रेस्पिरेशन करता है, और साथ में एरोबिक और एनारोबिक के बारे में भी अपन जानेंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए अपन अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन का सिंपल सा मीनिंग आता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, फूड का ब्रेक डाउन होता है और उसके कारण क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज, इसी को अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करें तो जितनी भी प्लांट सेल्स होती है उनमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उनमें यूजुअली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह वर्क नहीं करते। यहाँ पे फैट, प्रोटीन्स और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह वर्क कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह वर्क का मतलब है इन सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका ब्रेकडाउन होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो प्लांट अपने लिए यूज़ करता है, और यूज़ करने का मतलब है वो उस एनर्जी का यूज़ करके किसी दूसरे मॉलिक्यूल को भी बना सकता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है। अब यहीं पे अगर अपन कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बात करते हैं तो एक्चुअली में रेस्पिरेशन में होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन में बॉन्ड टूटता है, इस ब्रेक होने के कारण एनर्जी का रिलीज हो जाता है, और इसके कारण एनर्जी का रिलीज होता है। और जैसे ही एनर्जी रिलीज हो जाती है तो क्या करता है प्लांट उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कर लेता है। अब अपन जानते हैं जो एटीपी होती है वो प्लांट में एनर्जी करेंसी होती है। ठीक है, इसको अपन एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो उसी जब कार्बन के जो बॉन्ड से ब्रेक होते हैं इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और उससे एटीपी फॉर्म होता है, और उस एटीपी का ही यूज़ करके प्लांट दूसरे मॉलिक्यूल्स को बना सकता है और एटीपी की एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर अपन फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ठीक है सॉरी फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में वहाँ पे लाइट एनर्जी का यूज़ करके शुगर का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, और यहीं पे शुगर का यूज़ करके यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, मतलब एनर्जी से मॉलिक्यूल और वापस उससे एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ पे अपन को शो होता है। तो रेस्पिरेशन में अपन यहीं पे जानेंगे कि कैसे प्लांट शुगर के मॉलिक्यूल को तोड़ के अलग अलग जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करके कैसे एनर्जी बनाता है। अब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जो एनसीईआरटी में दे रखा है एक हेडिंग के तौर पे। वो हेडिंग क्या है वो अपन जान लेते हैं। यहाँ पे अपन को एक एनसीईआरटी में हेडिंग दी रखी है, डू प्लांट्स ब्रीथ। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन यह अराइज होता है कि क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं। ब्रीथिंग का मतलब क्या है, O2 और CO2 का एक्सचेंज, इसी को अपन ब्रीथिंग बोलते हैं। और एनिमल्स में एवरी एनिमल में ब्रीथिंग तो होता ही है, लेकिन वहीं पे अगर अपन प्लांट्स की बात करते हैं तो जैसा कि एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं होते, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं प्लांट्स में। तो कैसे प्लांट रेस्पिरेशन करता है, इसी के एनसीईआरटी में अपन को 3 पॉइंट दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको याद रखना जरूरी है क्योंकि वो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो रीजन दे रखा है वो है ईच पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्सेल्फ। ठीक है, प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट और गैसेस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए
सब अपने अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं, मतलब खुद पे ही डिपेंड करते हैं, किसी और ऑर्गन पे डिपेंड नहीं करते गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट ये आता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि यहाँ पे लो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट बिटवीन पार्ट्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लांट्स में वो भी कम होता है। तो ये तो पहला रीज़न आता है। सेकंड रीज़न यहाँ पे बताया गया है, सेकंड, जिसका नाम है हैव नो ग्रेट डिमांड ऑफ वाटर, सॉरी ऑफ गैस, ऑफ वाटर नहीं, ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जितने भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनमें ऑक्सीजन और गैसेस की जो डिमांड होती है वो कम होती है। जैसे कि अपन जानते हैं एनिमल्स में तो हर सेकेंड एनिमल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग करता रहता है, लेकिन प्लांट्स में जो गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती प्लांट को रेस्पिरेशन करने में। वहीं पे अगर अपन रूट स्टीम्स और लीव्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर तो जो डिमांड होती है गैसेस की वो कम होती है। लेकिन अगर अपन फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस फेज़ की बात करें, तो इस फेज़ में क्या होता है, गैसेस जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे जो गैसेस का जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है, इसके लिए भी प्लांट एडॉप्टेड होता है। अब वो कैसे एडॉप्टेड होता है उसका रीजन अपने पास थर्ड आता है। यहाँ पे अपना थर्ड रीजन क्या आता है, डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न डिस्टेंस लो। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अपन जानते हैं जो गैसेस का डिफ्यूज़न होता है प्लांट्स में वो बहुत ही लो लेवल पे होता है, मतलब गैसेस को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता डिफ्यूज़न के लिए, इसलिए जो यहाँ पे डिफ्यूज़न का प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब वो कैसे ईजी है, तो यहाँ पे अगर अपन सेल्स की बात करें जो फोटोसिंथेसिस को शो कर रही है वो क्या होती है, ज़्यादातर नियर सरफेस होती है। अगर वो सेल्स डायरेक्टली ज़्यादातर नियर सरफेस होगी तो वो गैस इजीली एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज कर पाएगी। इसलिए जो प्लांट की जितनी भी सेल्स होती है जो सरफेस के अराउंड होती है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से गैसेस का एक्सचेंज कर लेती है। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि अगर जो सेल्स है वो सरफेस पे है वो तो एक्सचेंज कर रही है गैसेस का, लेकिन अगर वही सेल्स अगर वुडी प्लांट की बात करें, मतलब इनसाइड जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो कैसे गैसेस का एक्सचेंज करती है, तो उस पर क्या बात आती है। तो अगर अपन वुडी स्टीम की बात करें, वुडी स्टीम्स, तो वहाँ पे एक स्पेशल चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको अपन लेंटिकल्स बोलते हैं। तो ये जो वर्ड है लेंटिकल्स, इसको आपने पहले भी प्लांट चैप्टर में देखा होगा, जहाँ पे जो सेल्स होती है वो ब्रस्ट हो जाती है बार्क की सेल्स, जिसके कारण एक गैसियस एक्सचेंज के लिए एक पाथवे बन जाता है, और इस लेंटिकल्स के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पर तो ये 3 रीजन बताए गए हैं कि जिसकी मदद से प्लांट रेस्पिरेशन कर सकता है। कैसे कि हर जो पार्ट है वो अपना खुद का ध्यान रखता है कि कैसे उसको गैसेस एक्सचेंज करनी है। यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज की जो डिमांड होती है वो भी कम होती है, और जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो गैसेस डिमांड होती है वो पूर्ति होती है बाय द डिफ्यूज़न, मतलब सेल्स जो होती है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से उनके बीच में डिफ्यूज़न होता है गैसेस का। और वुडी स्टीम की बात करते हैं तो लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जो रेस्पिरेशन के लिए अपना जानना ज़रूरी है। ठीक है, इस रेस्पिरेशन की मदद से आप समझ जाएंगे इस पॉइंट की मदद से कि कैसे प्लांट्स में रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है। ये तो अपने 3 पॉइंट है जिसकी मदद से आप समझ गए कि कैसे रेस्पिरेशन प्लांट में ईजिली हो पाता है। अब अपन जानेंगे कि क्या रेस्पिरेशन होता है प्लांट में। अब यहाँ पे अपन जानने वाले हैं स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन, स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन, और हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर अपन कंबशन की बात करें, कंबशन में अपन जानते हैं कार्बन के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन को बर्न कराना पड़ता है, उसी चीज़ को अपन कंबशन बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ग्लूकोज है, ठीक है,
प्लस 6O2, इससे क्या बनता है 6CO2 बनती है, प्लस 6H2O बनती है और प्लस एनर्जी का रिलीज हो जाता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है ये हीट की फॉर्म में निकलती है। अब ये जो हीट की फॉर्म में अगर अपन एनर्जी निकलेगी तो ये अब तो प्लांट के लिए वेस्टफुल है, ये एनर्जी निकल जाएगी, फ्रीली होके निकल जाएगी, इसको प्लांट कैप्चर नहीं कर पाता। अब अगर अपन डायरेक्ट कंबशन कराते हैं तो हीट तो निकलती है लेकिन उसको प्लांट कैप्चर नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्लांट क्या करता है, एक लंबा सा पाथवे लेता है, ठीक है, जिसकी मदद से वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक है, अब हर पाथवे में थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज़ होती रहती है। ठीक है, एक लंबा सा प्रोसेस है जिसमें थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ होती रहती है। जैसे कि जो मैंने अपने मान लीजिए मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने बनाया है, मान लीजिए हर जो कोन है वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और जैसे ही वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो एटीपी की फॉर्म में यहाँ पे कैप्चर हो जा रही है। जैसे कि यहाँ पे NADH की फॉर्म में भी कैप्चर हो सकती है एनर्जी। तो ऐसे ही प्लांट क्या करता है, जो ग्लूकोज और जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है उसको एक लंबे प्रोसेस से गुजारता है, जहाँ पे धीरे धीरे एनर्जी रिलीज़ होती है, और उस धीरे धीरे एनर्जी रिलीज़ होने को, और जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है वो उसको ATP की फॉर्म में कैप्चर कर लेता है और NADPH की फॉर्म में। तो ऐसे ही प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। अब रेस्पिरेशन परफॉर्म की ही अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है, यहाँ पर अपने पास दो चीज़ें आती है, एक तो आता है एरोबिक और एक एनएरोबिक। एरोबिक, ठीक है, एनएरोबिक। तो एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है कि जब फर्स्ट सेलुलर जो लाइफ थी अर्थ पे वो बहुत पहले आई थी, ठीक है, और साथ में वो एनएरोबिक कंडीशन में आई थी। मतलब जो फर्स्ट सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म था, सेलुलर जो सेल थी, वो एनएरोबिक कंडीशन में आई थी, जिसके कारण क्या होता है, अब वो सारे के सारे जितने भी उससे आगे जो एनिमल्स आए और जो ऑर्गेनिजम्स आए उनमें एनएरोबिक एंजाइम्स थे। इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो भी एरोबिक और एनएरोबिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो सिमिलर होते हैं और कुछ थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अगर अपन कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं पहले, ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कुछ तो होते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव एनारोबिक में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको अगर एनारोबिक कंडीशन मिले तो वो एनारोबिक लाइफ को, रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ होते हैं ऑब्लिगेट एनारोबिक। ऑब्लिगेट एनारोबिक का मतलब होता है कि इनको कैसी भी कंडीशन दो, एरोबिक दो या एनारोबिक दो, ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। पायरुविक एसिड, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये खुद एक अच्छा सा एक टॉपिक है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी एक खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में सेम होता है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ग्लाइकोलाइसिस तो होता ही है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे सीधा ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने रेस्पिरेशन के बारे में जाना, क्या अपन ने जाना कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकते हैं, कैसे प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, और साथ में स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन, इसका मतलब कैसे रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर परफॉर्म करता है जिसके कारण प्लांट उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके और उसकी एनर्जी को सेव कर सके। जहाँ पे अपन ने एटीपी के बारे में जाना जो एनर्जी करेंसी होती है, और यहाँ पे अपन ने एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो सेम होता है और इसके आगे जो प्रोसेस होता है वहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस आ जाता है। तो अपन ने ये जाना, और नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, जो कि अपना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। और आपको इतनी अच्छे से याद कराऊंगा ग्लाइकोलाइसिस कि आप कभी नहीं भूलेंगे।
तो अगर आप कुछ दिनों बाद अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी ग्लाइकोलाइसिस का वीडियो आ चुका होगा और वो अभी आई बटन पे भी शो रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में भी। तो अगर आप वीडियो का आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।